मोहित अपने हाथ का हीरा अनुराग को देते हुए कहता है, मैं ये हीरा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम वादा करो कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम मुझे ये हीरा तो वापस दोगे ही, साथ में यक्षिणी से मिलवाओगे भी। अनुराग की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मोहित से यक्षिणी को मिलाने का वादा करे या ना करे, पर वो ये बात अच्छे से जानता था कि इस वक्त उसके पास मोहित से वादा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और अगर उसने मोहित से वादा किया तो उसे मोहित को यक्षिणी से मिलवाना ही होगा, क्योंकि अनुराग अपने किए वादे कभी नहीं तोड़ता था। चाहे कुछ भी हो, वो उन्हें पूरा करता ही था। अनुराग ना चाहते हुए भी मोहित से वादा करते हुए कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें यक्षिणी से जरूर मिलवाऊंगा। मैं तुम्हें अगली पूर्णिमा को यहीं पर मिलूंगा, इसी जगह पर हीरे के साथ। मोहित को अनुराग की आंखों में एक सच्चाई, एक विश्वास नजर आ रहा था, इसलिए वो अनुराग पर भरोसा करते हुए अपने हाथ का हीरा अनुराग के हाथ में थमा देता है। मोहित अनुराग को देखते हुए कहता है, ठीक है, अब फिर मैं अगली पूर्णिमा को ही वापस आऊंगा जब मामला ठंडा पड़ जाएगा। अभी तो पहले मुझे ये गांव छोड़कर निकलना है, वरना अगर मेरे बाप को पता चल गया कि मैं अभी तक गांव में ही हूँ तो वो मेरी खाल उधेड़ देगा, अपनी जायदाद का जरा सा भी हिस्सा मुझे नहीं देगा। इतना कहकर मोहित अपना बैग उठाता है और वहां से स्टेशन जाने के लिए निकल जाता है। मोहित के वहां से जाते ही अनुराग अपने आसपास के बदलते वातावरण पर ध्यान देने लग जाता है और वो नोटिस करता है कि पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया था, जो कि इस ओर संकेत कर रहे थे कि भोर हो चुकी थी और कुछ ही देर में सूरज निकलने वाला था। अनुराग अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए खुद से बड़बड़ाता है, ये क्या, 5 बज गए? मुझे नहीं लगता मैं अब ये हीरा यक्षिणी को दे पाऊंगा। ये हीरा आखिर उसी के लिए तो मैंने इस आदमी से लिया है। कितनी चालाकी करनी पड़ी इस हीरे को मुझे उस आदमी से लेने के लिए। अनुराग मनी मन खुश होते हुए खुद से बड़बड़ाता है, जब ये हीरा मैं यक्षिणी को दूंगा तो हो सकता है उसकी नाराजगी खत्म हो जाए, वो मुझे माफ कर दे और वापस से मेरी जिंदगी में आ जाए। अब बस रात का इंतजार है। जैसे ही रात होगी मैं वापस से घाट पर आऊंगा और यक्षिणी को बुलाकर उसका हीरा उसे दे दूंगा। इस बार यक्षिणी को मुझसे मिलने आना ही होगा। वो जरूर आएगी, चाहे वो मुझसे कितनी भी नाराज क्यों ना हो, उसे उसका हीरा लेने के लिए वापस आना ही होगा। इसी उम्मीद के साथ अनुराग हीरा लेकर वापस ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकल जाता है। जब अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचता है तो बहुत थक जाता है, इसलिए जाकर तुरंत सो जाता है। दोपहर में करीब 1 बजे उसकी नींद खुलती है और उठते ही उसके मन में पहला सवाल जो आता है वो ये था कि अगर ताज का हीरा उसके पास था तो फिर ताज कहाँ था। कल रात मोहित की बातों से अनुराग इतना तो समझ ही गया था कि मोहित ने जो हीरा उसे दिया था वो उसने गांव के ही किसी न किसी घर से चुराया था, इसी वजह से वो गांव छोड़कर जा रहा था। अनुराग मन में सोचता है, मुझे गांव में चलकर पता लगाना चाहिए कि कल रात किसके घर चोरी हुई है। आखिर चोरी की किसी न किसी ने रिपोर्ट तो लिखवाई ही होगी। अगर मुझे किसी तरह से ताज भी मिल गया तो यक्षिणी भी मुझसे और ज्यादा खुश हो जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैंने उसके लिए वो चीज ढूंढ दी जो वो सदियों से खुद ढूंढ नहीं पाई। यही सब सोचकर अनुराग गांव में पता लगाने निकल जाता है कि कल रात किसके घर चोरी हुई थी, पर उसे कुछ पता नहीं चल पाता है क्योंकि गांव में किसी की जबान पर यह चर्चा का टॉपिक था ही नहीं कि किसी के घर चोरी हुई थी, न ही किसी ने कोई रिपोर्ट लिखवाई थी। गांव में ऐसी शांति थी जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। ये बात जानकर अनुराग को बहुत मायूसी होता है। ताज भी मिलने की उम्मीद जो उसके दिल में जागी थी वो वापस से टूट गई थी। अनुराग खाली हाथ ही वापस से ग्रेवयार्ड कोठी आ जाता है और रात होने का इंतजार करने लग जाता है। उसने सोच लिया था कि जब यक्षिणी अपना हीरा लेने के लिए आएगी तो वो यक्षिणी से अपने किए की माफी मांगेगा, उसे साफ साफ बता देगा कि वो अपनी किताब में भक्षानर के बारे में कुछ नहीं लिखने वाला और फिर कभी उसके खिलाफ नहीं जाएगा। जब से अनुराग के हाथ में यक्षिणी के ताज का हीरा लगा था वो बहुत खुश था। उसका खुश होना जायज भी था, आखिर उसी हीरे की बदौलत तो उसकी जिंदगी में यक्षिणी के वापस आने की उम्मीद जागी थी। रात होते ही अनुराग सीधे हीरे को लेकर घाट पर पहुंच जाता है। इस वक्त अनुराग बंगला मुड़ा घाट पर खड़ा हुआ था और यक्षिणी को पुकारे जा रहा था। अनुराग यक्षिणी को पुकारते हुए कहता है, तुम कहाँ हो यक्षिणी? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, देखो यक्षिणी। अनुराग यक्षिणी के जवाब आने का इंतजार करने लग जाता है,
पर यक्षिणी का कुछ जवाब नहीं आता है। अनुराग अपनी पैंट की जेब से हीरा निकालता है और अपना हाथ लंबा करके किश्नोई नदी की तरफ दिखाते हुए कहता है, देखो यक्षिणी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा हीरा लेकर आया हूँ, वही हीरा जो तुम्हारे ताज में लगा हुआ था। देखो यक्षिणी, आओ देखो जरा। फिर कोई जवाब नहीं आता है। गुजरते वक्त के साथ अनुराग मायूस होते जा रहा था, पर वो उम्मीद नहीं हारता है, यक्षिणी को पुकारते रहता है। अनुराग फिर कहता है, मेरी गलती को माफ कर दो यक्षिणी, वापस आ जाओ। अनुराग नम आंखों के साथ कहता है, तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस नहीं आना, मत आओ यक्षिणी, पर कम से कम अपना ये हीरा लेने तो वापस आ जाओ। ये हीरा तुम्हारा है, तुम्हारे ताज का है, इसे मैं अपने पास नहीं रख सकता। मैं भला इस हीरे का क्या करूंगा? यक्षिणी का फिर कोई जवाब नहीं आता है। मंजर में खामोशी छाई रहती है। जैसे जैसे वक्त गुजरते जा रहा था, अनुराग यक्षिणी के वापस आने की उम्मीद भी खोते जा रहा था। उसका दिल अंदर ही अंदर टूटते जा रहा था। इंसान अपनों की नाराजगी से उतना नहीं टूटता जितना अपनों की खामोशी से टूट जाता है, और आज अनुराग भी बुरी तरह टूट चुका था। वो यक्षिणी जिसके दिल में अनुराग बसा करता था, वो यक्षिणी अनुराग से इतने दूर जा चुकी थी कि उसके दिल तक अनुराग के टूटे दिल की आवाज भी नहीं पहुंच रही थी। अनुराग रात भर यक्षिणी को पुकारते रहता है। यक्षिणी को पुकारते पुकारते उसका गला बैठ जाता है। रोते रोते आंखें लाल हो जाती हैं, गला सूख जाता है, पर यक्षिणी नहीं आती है। सुबह होने के साथ ही अनुराग समझ जाता है कि यक्षिणी उससे इतना ज्यादा नाराज थी कि उसे अनुराग के हाथों उसका हीरा भी वापस नहीं चाहिए था। वो उसे देखना तक नहीं चाहती थी। अनुराग यक्षिणी के वापस आने की उम्मीद खो देता है और अपना टूटा हुआ दिल लेकर वापस से ग्रेवयार्ड कोठी चले जाता है। शाम हो गई थी और अनुराग अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा हुआ था और अभी भी यक्षिणी के ख्यालों में खोया हुआ था। वो यही सोच रहा था कि क्या सच में पंचम गांव जाकर उसने इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि यक्षिणी उसे माफ तक नहीं कर सकती थी। अनुराग अंदर से बहुत टूट चुका था, इतना ज्यादा कि उसे अब अपने आप से कमजोर शख्स पूरी दुनिया में कोई नजर नहीं आ रहा था, एक हारा हुआ शख्स। अनुराग खिड़की से बाहर झांकते हुए खुद से बड़बड़ाता है, क्या मैं इतना बुरा हूं यक्षिणी कि तुम मेरी एक गलती तक माफ नहीं कर सकती हो? तुमने तो उम्र भर मेरा साथ निभाने का वादा किया था ना यक्षिणी, फिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो यक्षिणी, कैसे? तुम ही बताओ कि मैं अपनी गलती की माफी कैसे मांगू तुमसे? मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ? बताओ यक्षिणी, बताओ मुझे। अनुराग बार बार खिड़की से बाहर झांकते हुए यही सवाल दोहराते रहता है। अनुराग अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए नम लहजे के साथ कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता यक्षिणी, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, वापस आ जाओ यक्षिणी। अनुराग यक्षिणी को याद कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है, जो कि टेबल पर रखा हुआ था। टाइपराइटर के पास वहीं पर यक्षिणी के ताज का लाल हीरा भी रखा हुआ था। जब अनुराग की नजर अपने मोबाइल पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसे किसी और का नहीं बल्कि चित्रा का फोन आ रहा था। चित्रा का नंबर देखकर अनुराग की आंखों के आंसू अंगारों में बदल जाते हैं। उसे अचानक से गुस्सा आने लग जाता है। अनुराग अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, ये चित्रा क्यों मुझे दोपहर से कॉल कर रही है? मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। इस वक्त मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। अगर इसका कॉल उठा लिया तो ये फिर मुझे ताने देने लग जाएगी, मुझे मेरी नाकामियां याद दिलाने लग जाएगी। अनुराग चित्रा का कॉल नहीं उठाता है। जब उसका फोन बजना बंद होता है तो वो देखता है कि उसमें चित्रा के 6 मिस कॉल थे। चित्रा उसे दोपहर से 6 बार कॉल कर चुकी थी, पर उसने एक बार तक उसका कॉल रिसीव नहीं किया था, क्योंकि वो यक्षिणी को लेकर पहले ही परेशान था। चित्रा से बात करके और ज्यादा परेशान नहीं होना चाहता था। वो ये बात अच्छे से जानता था कि चित्रा ने जरूर उसे यही पूछने के लिए कॉल किया था कि उसकी किताब लिखकर पूरी हुई या नहीं हुई। जब अनुराग का मोबाइल एक और बार बजता है और वो देखता है कि उसे चित्रा का ही कॉल आ रहा था, तो वो गुस्से में आकर अपना मोबाइल ही स्विच ऑफ कर लेता है। गुस्से में इंसान क्या कर जाता है उसे खुद ही नहीं पता चलता है, और यही आज अनुराग के साथ भी हो रहा था। मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद भी अनुराग के दिमाग से चित्रा का ख्याल नहीं जा रहा था। रह रहकर उसे चित्रा के ताने याद आ रहे थे, जो वो उसे हर वक्त देते रहा करती थी। उसे याद आता है कि किस तरह उसे चित्रा लिखने के लिए मना करती थी, पर फिर भी वो उसकी बात नहीं मानता था। उसके खिलाफ जाकर कहानियां लिखा करता था, और यक्षिणी की कहानी लिखने के लिए वो गांव आया था अपने बेटे युग को छोड़कर। अनुराग सिगरेट का कश खींचते हुए खुद से बड़बड़ाता है,
यक्षिणी तुझे छोड़कर जा चुकी है अनुराग, यही सच्चाई है। इस सच्चाई को कबूल कर। तूने जाने अनजाने में एक ऐसी गलती की है जिसके लिए शायद वो तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। पर तू यक्षिणी से भी बड़ी गलती कर रहा है, अपने वक्त को यूं ही जाया करके। तू भूल रहा है कि तू यहाँ पर किस काम से आया था। तू यहाँ अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद करने नहीं आया था, दिन रात यूं पीने के लिए नहीं आया था, बल्कि कहानी लिखने के लिए आया था, यक्षिणी की कहानी। अनुराग ने जिन लेखकों को अब तक पढ़ा था उनकी जिंदगी के बारे में याद करते हुए कहता है, तू कैसे भूल सकता है, लेखकों की जिंदगी गम से भरी ही होती है, चाहे फिर वो मंटो हो, अमृता प्रीतम हो या फिर शरद चंद्र। गम के बिना इंसान जी तो सकता है, पर एक लेखक बिना गम के लिख नहीं सकता है। और यक्षिणी ने तुझे छोड़कर वो जख्म दिया है जो अब कभी भर नहीं सकता। तुझे लिखना होगा अनुराग, तुझे लिखना होगा। उसके अंदर के दर्द को लफ्जों में बदलना होगा। यक्षिणी की कहानी लिखनी होगी। अनुराग अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए खुद से बड़बड़ाता है, अपने दर्द को आंसुओं का सहारा मत दे अनुराग, बल्कि लफ्जों का सहारा दे। अपने सीने की आग से सिगरेट को मत जला, बल्कि कागज को जला। अनुराग यक्षिणी के वादों को याद करते हुए कहता है, यक्षिणी ने जिंदगी भर तेरे साथ निभाने के वादे तोड़ दिए तो क्या हुआ, पर तू अपने किए वादे कभी नहीं तोड़ता है। भूल मत, तूने उससे वादा किया था उसकी कहानी लिखने का, उसकी दर्द भरी दास्तां पूरे जमाने तक पहुंचाने का। तुझे वो वादा पूरा करना होगा अनुराग, तुझे लिखना होगा, लिखना होगा तुझे अनुराग। यक्षिणी तुझे छोड़कर गई है। अनुराग यक्षिणी की कहानी को याद करते हुए बड़बड़ाता है। अनुराग, उसकी कहानी अभी भी तेरे जहन में ही है, उसकी बातें, उसके साथ बिताया हर पल तेरे अंदर है। ये दुनिया तुझसे सब कुछ छीन सकती है, पर तेरी कहानियां नहीं, क्योंकि कहानियां तेरी रूह है और जीते जी कोई किसी की रूह को नहीं छीन सकता। अनुराग कुर्सी पर ही बैठकर सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखों के सामने टाइपराइटर रखा हुआ था। उस टाइपराइटर को देखकर न जाने अनुराग की उंगलियों को क्या होने लग जाता है। उसका मन मचलने लग जाता है, जैसे उसकी उंगलियां टाइपराइटर के बटनों को दबाने के लिए तड़प रही हो। टाइपराइटर में एक ब्लैंक पेज लगा हुआ था। अनुराग यक्षिणी की कहानी के बारे में कुछ सोचता है और जैसे वो टाइपराइटर पर अपनी उंगलियां रखता है, टाइप करना शुरू कर देता है। अनुराग इतनी ज्यादा स्पीड से टाइप कर रहा था कि पूछो मत। वो बस टाइप करते जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं, बल्कि उसके अंदर एक तड़प हो जो उससे कहानी लिखवा रही थी। एक आग थी जो टाइपराइटर पर लगे कागज को जला रही थी। आधी रात तक अनुराग बिना रुके टाइप करते रहता है। उसने एक बार चैन की सांस तक नहीं ली थी, वो बस लिखते गया था। रात भर अनुराग का कमरा टाइपराइटर की टक टक की आवाज से गूंजते रहता है। लिखते लिखते ही कब टाइपराइटर के बटनों पर हाथ रखे हुए अनुराग की आंख लग जाती है, उसे खुद पता नहीं चलता है। अगली सुबह जब अनुराग की आंख खुलती है तो वो उठते से ही सबसे पहले टाइपराइटर के अंदर लगे वो पेजेस निकालता है जिसमें उसने रात भर टाइप किया था। जब अनुराग उस स्क्रिप्ट की हेडिंग पढ़ता है तो शॉक्ड रह जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे खुद यकीन नहीं होता है कि ये उसने लिखा था। उसे एक झटका सा लगता है। अनुराग इस स्क्रिप्ट को देखते हुए हैरानी के साथ खुद से कहता है, ये कैसे हो सकता है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी।